चलिए लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में और आपको इतनी बात समझ में आ गई थी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर ये क्यों बनाई जाती है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करेगी या मार्केट में जितना मनी का फ्लो होगा उसके कारण से मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की कंडीशन ना बने, है ना। तो उसके लिए फिर आरबीआई क्या करती है, आरबीआई एक पॉलिसी बनाती है जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लास्ट क्लास में क्लियर हो गई थी। ठीक है, अब अप्रैल और अक्टूबर के मंथ में ये रिलीज़ की जाती है, लेकिन हर 2 महीने में इसको रिव्यू किया जाता है। हालांकि नीड होने पर, है ना, ज़रूरत पड़ने पर, अगर आवश्यकता समझ में आती है तो आरबीआई इसको बीच में भी जारी कर सकती है या इसमें अपडेट कर सकती है। राइट, इसमें अलग अलग टूल होते हैं, मेनली 2 टूल हैं, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल के बारे में हमने बात किया था कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल की जब बात कर रहे थे तो उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जैसी चीज़ें जो हैं वो आपने देखी थी, है ना। और यहाँ पर इन दोनों ही केस में रेगुलेशन कहाँ हो रहा था, इन दोनों ही केस में आप अगर देख रहे थे तो रेगुलेशन जो है वो कहाँ देखने को मिल रहा था, वो मिल रहा था आपको बैंक में। ठीक, आरबीआई ये मान रही थी कि बैंक में रेगुलेशन करेंगे, मार्केट में अपने आप रेगुलेशन हो जाएगा। जब आप क्वांटिटेटिव टूल की बात कर रहे थे तब अलग अलग चीज़ें आपने देखी थी। आपने कैश रिजर्व रेशियो देख लिया, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि ये वाले सारे टूल जो हैं क्वांटिटेटिव के फेल हो जाएं, तो जब फेल हो जाएंगे तो फिर आरबीआई क्या करती है, आरबीआई क्वालिटेटिव टूल यूज़ करती है। तो उसमें आपने मोरल सुइजन, डायरेक्ट एक्शन, क्रेडिट रेशनिंग और मार्जिन रिक्वायरमेंट जैसी चीज़ों को आपने देख लिया था। राइट, अब जो नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म है, ठीक है, तो ट्रेडिशनल तक तो हमने चीज़ों को डिस्कस कर लिया था, लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म है उस नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म में चीज़ें किस प्रकार की देखने को मिलती हैं। तो अब यहाँ पर देखो कि ये क्या बोल रहा है, नॉन ट्रेडिशनल ना, तो एक ऐसा नहीं है कि टाइम ड्यूरेशन फिक्स है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में यूज़ करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि यूज़ ही करना है, ये ज़रूरत पड़ता है, ये यूज़ किया जाता है कैसे, मार्केट के नीड के अकॉर्डिंग। अगर ज़रूरत है तो इसको यूज़ किया जाएगा, अगर ज़रूरत नहीं है तो यूज़ नहीं होगा। राइट, तो यहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें दिख रही हैं कि 3 टूल हैं, एक हेलीकॉप्टर ड्रॉप या मनी, एक हेलीकॉप्टर हुवर और एक है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि ये जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट वाला हिस्सा है या ये जो टूल है ना, ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। राइट, तो अब देखिए ये किस तरीके से काम करते हैं या कैसे इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। ठीक है, एक एक करके इनको देखते हैं कि आखिर ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई, जब आप यहाँ पर देख रहे थे तब आपको ये आइडिया लग गया था कि जो ट्रेडिशनल टूल है उस पर यूज़ करके या उसका यूज़ करके आरबीआई क्या करती है, बैंक में रेगुलेशन करती है। ठीक है, और जब नॉन ट्रेडिशनल टूल की बात आती है तो फिर बैंक में रेगुलेशन करने से कोई फर्क विशेष पड़ता नहीं है, तो फिर वहाँ क्या किया जाता है, तो आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर, है ना, आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के साथ में मिलकर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को रेगुलेट करती है, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर को रेगुलेट करती है। बोले सर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का रेगुलेशन मतलब इसको ऐसा मान लीजिए कि जैसे अगर बैंक फाइनेंस नहीं करे तो भी मार्केट में मनी का फ्लो जाएगा, तो वो कैसे होगा, वो मार्केट में मनी का फ्लो हो रहा है और मनी इंक्रीज हो रही है, लिक्विडिटी इंक्रीज हो रही है, तो कैसे होगी। तो चीज़ें कुछ इस प्रकार से होंगी ना कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जो है वो बहुत वेलफेयर स्कीम्स चला रही है ना, सरकार बोल रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख 3 लाख रुपए दे रही है, गवर्नमेंट जो है वो किसी मेधावी के तहत स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, तो इससे क्या हो रहा है ना, इससे भी पैसा जो है वो मार्केट में जा रहा है। इसमें कहीं फाइनेंस या बैंक का रोल आपको देखने को मिलना है, बैंक सिर्फ क्या करेगा, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा। राइट, क्योंकि डीबीटी का कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, है ना, तो उसकी बात हम करेंगे बैंकिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार की चीजें दिख रही हैं कि सरकार जो पैसा खर्च करेगी, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करेगी वो भी तो मार्केट में जाएगा। तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को, है ना, आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को रेगुलेट करती है। रेगुलेट इन द सेंस कि वो बोलती है सरकार से, है ना, ये थोड़ी बोल सकते हैं कि नहीं आप करो ही मत। तो वो गवर्नमेंट के साथ में मिलकर वो समझाती है कि भाई देखो ऐसा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चे करेंगे तो समस्या हो जाएगी, है ना, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और दिक्कतें होंगी। आपने बहुत टाइम पे ऐसा देखा होगा, या जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो आरबीआई के गवर्नर भी चेंज होते हैं, है ना। क्यों,
वो इसलिए चेंज होती हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग गवर्नर जो है वो रखना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट के खर्चों पर बहुत ज़्यादा रेगुलेशन की कंडीशन ना बने। लेकिन आरबीआई का जो भी गवर्नर होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लिक्विडिटी को सही तरीके से मैनेज करके चले, राइट। तो यहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो पैसा कहाँ जाएगा, जाएगा मार्केट में। अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेगी तो भी प्रॉब्लम है, कम पैसा खर्च करेगी तो भी प्रॉब्लम है। तो आरबीआई गवर्नमेंट के साथ में मिलकर क्या करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रेगुलेट करती है। अब मान लीजिए कि मार्केट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, राइट। तो अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो आरबीआई क्या चाहेगी कि मार्केट में ज़्यादा पैसा जाए या कम पैसा जाए, है ना। तो अगर क्वेश्चन ये उठता है कि सर इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन में अगर लिक्विडिटी का फ्लो बढ़ जाए, सरकार जो है वो अपने खर्चे को बढ़ा दे, तो मार्केट में मनी का फ्लो जैसे ही बढ़ा तो इन्फ्लेशन तो और बढ़ जाएगा ना, तो कंडीशन बुरी से बदतर पे चली जाएगी, राइट। तो यहाँ पर चीज़ें किस प्रकार की होती हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट को ये बोलती है कि आप कुछ टाइम के लिए अपने जो मनी है ना, आपका जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उस एक्सपेंडिचर में आप क्या करिए, आप थोड़ा सा कटौती करिए, आप उसमें थोड़ा डिक्रीमेंट करिए, राइट। तो आप जब डिक्रीमेंट करेंगे तो उसमें चीज़ें किस प्रकार की दिखेंगी, जब डिक्रीमेंट होगा तो मार्केट में मनी का फ्लो जो है वो कम होगा, है ना, वो पैसा मार्केट में जब नहीं पहुंचेगा तो उतनी डिमांड होगी नहीं। तो आप इन्फ्लेशन को बढ़ने से क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। तो ये याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन के केस में आरबीआई गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में कटौती करने को कहती है। और अगर मान लीजिए कि यही चीज़ डिफ्लेशन हो जाए, यही चीज़ मुद्रा संकुचन हो जाए, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है ना पिछली क्लासेस में, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए डिफ्लेशन हो जाए तो डिफ्लेशन के केस में कैसी चीज़ें दिखेंगी, तो आरबीआई बोलेगी कि भाई थोड़ा अपने एक्सपेंडिचर को आप क्या करो, इंक्रीज कर दो। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जैसे ही बढ़ा वैसे ही मार्केट में मनी का फ्लो इंक्रीज हुआ, पब्लिक एक्सपेंडिचर जैसे ही बढ़ा वैसे ही मार्केट में मनी का फ्लो इंक्रीज हुआ, और जैसे ही मनी का फ्लो इंक्रीज हुआ वैसे क्या हुआ, डिमांड इंक्रीमेंट। और डिमांड इंक्रीमेंट होगा तो डिफ्लेशन जो है वो नॉर्मल कंडीशन पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ किस प्रकार की चीजें दिखती हैं कि जो हेलीकॉप्टर ड्रॉप या मनी होता है उस पोजीशन पर आरबीआई गवर्नमेंट को क्या बोलती है कि आपको क्या करना है, आपको अपने एक्सपेंडिचर को रेगुलेट करना है। अगर इन्फ्लेशन है तो उसको डाउन करिए, अगर डिफ्लेशन है तो उसको आप क्या करिए, इंक्रीज करिए, राइट। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये कॉन्सेप्ट दिया है ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है मिल्टन फ्रेडमैन, है ना। एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है मिल्टन फ्रेडमैन। तो मिल्टन फ्रेडमैन ने कॉन्सेप्ट दिया है किसका, हेलीकॉप्टर ड्रॉप का। अब ये हेलीकॉप्टर ड्रॉप या हेलीकॉप्टर नाम कैसे पड़ा, तो जैसे मान लीजिए कहीं पर आपदा आ जाती है, कहीं पर बाढ़ आ गई, तो आपने देखा होगा कि ऊपर से क्या कर रहे हैं, अनाज फेंक रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब नीचे आपदा है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है, इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन है, तो वहां पर सिचुएशन क्या है कि ऊपर से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कि अभी कोविड के टाइम ड्यूरेशन पर अगर मैं आपको बोलूं तो प्रोडक्शन जो है वो डाउन था। प्रोडक्शन के डाउन होने के कारण मार्केट में डिमांड जो है, क्योंकि लोगों की सोर्स ऑफ इनकम जो थी वो कम हो चुकी थी, इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई थी बहुत टाइम ड्यूरेशन तक, लोग जो है वो अनएम्प्लॉय कंडीशन पर जा चुके थे मैक्सिमम लोग। तो यहाँ पर सिचुएशन ये बन रही थी कि सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कम हो गया था, लिक्विडिटी का फ्लो कम हो गया, मार्केट में लोगों के पास में पैसा नहीं, तो लोग डिमांड करना कम कर दिए थे। तो जब डिमांड करना कम कर दिए तो फिर डिफ्लेशन है ना, तो डिफ्लेशन है या फिर टेक्निकल रिसेशन तक हम पहुंच गए थे। मैंने आपको टेक्निकल रिसेशन बताया कि अगर कंटिन्यूस 2 क्वार्टर तक डिक्रीमेंट और तीसरे क्वार्टर में इंक्रीमेंट तो टेक्निकल रिसेशन। तो फिर चीजें किस प्रकार की देखने को मिली कि जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लगातार, आप देखे होंगे कि एक ही महीने में 3 से 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर बार क्या बोला गया कि हम क्या करेंगे, हम एमएसएमई को बढ़ाएंगे, हम एमएसएमई को बढ़ाएंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार की दिखाई दे रही थी, यहाँ ये दिखाई दे रहा था कि भाई जैसे ही एमएसएमई को बढ़ाओगे, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए जरूरत पड़ेगी कैपिटल की। गवर्नमेंट ने बोला कोई समस्या नहीं है, हम क्या करेंगे, एमएसएमई सेक्टर को 20 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। तो वो ये जो कैपिटल का प्रोवाइड करने का सिस्टम है, ये क्या है, ये मार्केट में डिमांड को बढ़ाने के लिए, डिफ्लेशन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना ही तो है। यही तो हेलीकॉप्टर ड्रॉप है। क्या सरकार जो है वो हर 2 महीने में 20 लाख करोड़ रुपए दे देती है?
नहीं, मैंने क्या बोला, नॉन ट्रेडिशनल टूल कब काम करेंगे, जब मार्केट की नीड होगी, तो मार्केट के नीड के अकॉर्डिंग चीजें जो हैं वो देखने को मिलेगी, राइट। तो यहाँ इस प्रकार की चीजें, तो इस प्रोसेस को क्या बोल दिया जाता है, इसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर ड्रॉप, या इसी को हेलीकॉप्टर मनी के नाम से जानते हैं, राइट। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सेकेंड थिंग, हेलीकॉप्टर, अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया कि सर ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों सिचुएशन पर काम करता है, ठीक है। लेकिन जब हम हेलीकॉप्टर हूवर की बात करते हैं तो ये किस सिचुएशन पर काम करेगा, तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आता है हेलीकॉप्टर हूवर। हेलीकॉप्टर हूवर की अगर मैं बात करता हूँ तो हूवर का मतलब होता है क्लीनिंग। कैसी क्लीनिंग, वैक्यूम क्लीनिंग। और समझ में आ रही है, हूवर का मतलब होता है वैक्यूम क्लीन, ठीक है, एकदम से सफाई करना, एकदम से चीजों को बाहर निकलना, राइट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी, है ना, जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी, और ये इन्फ्लेशन किसकी वजह से, ये इन्फ्लेशन जो है वो किसकी वजह से होगा, ये इन्फ्लेशन होगा आपका ब्लैक मनी की वजह से, राइट। तो अगर ब्लैक मनी के कारण मार्केट में इन्फ्लेशन आ रहा है, अगर काले धन के कारण देश में मुद्रास्फीति विद्यमान है, तो ये समझ में आ गया कि यार ये पैसा बैंकिंग सिस्टम के जरिए तो नहीं है। तो इस ब्लैक मनी को मार्केट से बाहर निकालेंगे कैसे, तो जब ब्लैक मनी के कारण इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, तो इस ब्लैक मनी के जब आप वैक्यूम क्लीन करोगे तब सिचुएशन ऐसी बनेगी कि ये वाला हिस्सा मार्केट से बाहर चला जाए, तो मार्केट की जो डिमांड है वो एकदम से अपने आप धीरे धीरे नीचे आ जाएगी। तो इसी को वैक्यूम क्लीन करने के लिए टर्म यूज किया हूवर, और हूवर तो नाम दे दिया हेलीकॉप्टर हूवर। तो जब भी ब्लैक मनी के कारण मार्केट में इन्फ्लेशन की कंडीशन बनती है, उस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए सरकारें क्या करती हैं, गवर्नमेंट क्या करती हैं, वो करती हैं, बताने की जरूरत नहीं है ना, वो करती हैं डिमोनेटाइजेशन, ये इसी को आप जानते हैं विमुद्रीकरण, ये इसी को एक और नाम से जानते हैं काफी फेमस, नोटबंदी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो नोटबंदी का कॉन्सेप्ट है ना, जो हेलीकॉप्टर हुआ, मतलब जो डिमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, वो एक्चुअल में एग्जाम्पल है किसका, वो एग्जाम्पल है हेलीकॉप्टर हूवर का, राइट। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि हेलीकॉप्टर ड्रॉप क्या कर रहा है, हेलीकॉप्टर ड्रॉप या मनी जो है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों सिचुएशन पर काम कर रहा है, ठीक है। कैसे, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को रेगुलेट करके, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन जो हेलीकॉप्टर हूवर है वो क्या कर रहा है, तो हेलीकॉप्टर हूवर जो है वो कर रहा है कि जब मार्केट में ब्लैक मनी के कारण इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, तो वहां पर उस ब्लैक मनी को मार्केट से बाहर निकालने का काम, उसको बोला डिमोनेटाइजेशन, राइट। तो ये दो चीजें समझ में आ गई आपको। अब ये जो तीसरा टूल है ना, ये इंडिया में आरबीआई ने अपने मॉनेटरी टूल में अभी शामिल नहीं किया है, लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये किस तरीके से काम करता है। मेनली जापान वगैरह में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट जो है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है कि जैसे मान लीजिए कि कस्टमर ने क्या किया, बैंक के पास पैसा जमा किया। पहले तो आप ये समझो कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है, कि आपके डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिलने की बजाय इंटरेस्ट लिया जाए। बात समझ में आ रही है। बैंक बोल रहा है कि आप हमको डिपॉजिट करिए, तो उस डिपॉजिट पर हम आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे, बल्कि क्या लेंगे, आपसे इंटरेस्ट लेंगे। तो इसको क्या बोल दिया, नेगेटिव। अभी क्या होता है ना, अभी आप जैसे ही पैसा जमा करते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो आपके डिपॉजिट पर क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि भाई डिपॉजिट भी आपका ही पैसा है और इंटरेस्ट भी आपको ही देना है, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। लेकिन ये कहाँ हुआ, ये हुआ कस्टमर और बैंक के बीच में। अब मान लीजिए कि बैंक जो है वो क्या कर रहा है, वो भी डिपॉजिट कर रहा है ना, और इंटरेस्ट भी दे रहा है। कहाँ पर, आरबीआई के पास, फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर बात करें तो सेंट्रल बैंक। तो एक चीज हो गई जो इन दोनों के बीच में हुई, और एक चीज हो गई जो कस्टमर और यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जब कस्टमर और बैंक के बीच की बात होती है तो उसको नाम देते हैं
कमर्शियल नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, राइट। और जब बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच की बात होती है तो उसको नाम देते हैं सेंट्रल नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, राइट। तो ये याद रखिएगा कि किसी भी कंट्री में जो मॉनेटरी पॉलिसी का टूल होगा, जहां हम नेगेटिव इंटरेस्ट रेट को ऐड किया होगा, वहां पर क्या ऐड होगा, यही सेंट्रल नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर चीजें किस तरीके के दिख रहे हैं कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट अगर कहीं पर टूल है भी तो कौन सा होगा, वो बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच वाला होगा। मतलब कमर्शियल से कोई लेना देना मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं होता, ये आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। तो अब ये काम कैसे करता है वो भी आप देख लीजिए। अब जैसे जापान जैसे देश है ना, जापान है, अगर हम जापान का ही एग्जांपल ले लें तो वहां पर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चलता है लगभग 1% से लेकर 10% तक देखने को मिलता है। अब आपने पैसा अपना डिपॉजिट किया, कितना, 100 रुपीज मान लीजिए बैंक ने डिपॉजिट किया। तो जब बैंक डिपॉजिट कर रहा है तो उस डिपॉजिट पर क्या हो रहा है, 10% का इंटरेस्ट डिडक्शन, है ना। तो यहाँ पर चीजें किस तरीके की दिखाई दे रही है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि यार डिपॉजिट किए हुए पैसे पर डिडक्शन हो रहा है, हम ही इंटरेस्ट दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए 10% के रेट से हो गया, है ना, कभी 8% के रेट से। तो लगभग बोला जाता है कि 0 से लेके और 10% के बीच में जापान में क्या करते हैं, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट अपनाते हैं। बात समझ में आ रही है। और अलग अलग कंट्री में इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे करने से होगा क्या, इससे करने से ये होगा कि जब इतना पैसा मार्केट में जाएगा, इतना कट गया, रिटर्न कितना मिला, 90 रुपीज। ये किसको मिला, ये मिला बैंक को। बैंक इस 90 रुपीज को क्या करेगा, वो करेगा फाइनेंस। फाइनेंस किसको करेगा, कस्टमर को। कस्टमर का मतलब क्या होता है, मार्केट। तो 100 रुपीज था, डिडक्शन हो गया, मार्केट में कितना पैसा पहुंचेगा, 90 रुपीज। तो 10 रुपीज की जो डिमांड एक्स्ट्रा बढ़ने वाली थी वो डिमांड कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जिन जिन देशों में ये नेगेटिव इंटरेस्ट रेट जो है वो देखने को मिलता है, वहां पर कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी में कौन सा टूल माना जाएगा, वहां पर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट माना तो जाएगा, लेकिन कैसे, तो बोलेंगे कि ये सेंट्रल नेगेटिव इंटरेस्ट रेट वाले हिस्से को इसका पार्ट मानेंगे। क्लियर। तो ये चीजें हो गई। तो ये नॉन ट्रेडिशनल भी आपको समझ में आ गया। तो नॉन ट्रेडिशनल में मेनली 3 टूल होते हैं। कैसे 3 टूल, तो इतनी बात समझ में आ गई कि ये जो 3 टूल हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर ड्रॉप, हेलीकॉप्टर मनी, ये नेगेटिव इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में क्या चीज़ है, तो इंडिया में सिर्फ ये 2 टूल ही काम करते हैं, राइट।